हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशंस को कि एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो एटम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एटम किसी भी केमिकल एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम कि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में सबसे सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2 गैस, O2 गैस। तो H2 इज़ अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें एटम कितने प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन के 2, H2 लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम से मिलकर क्या 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको एटम और मॉलिक्यूल को अलग अलग समझ में आ जाएगा कि किसको हम एटम कहेंगे, किसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन गैस है, अगर कहीं O लिखा है, सिर्फ O, तो दैट इज़ अ एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन O2, ऑक्सीजन गैस O2 लिखा हुआ है, देन दैट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लीजिए, CO2। तो कार्बन का इसमें एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, जो मिल करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एटम्स और मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल के साथ साथ इसको समझते हैं। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि एटम्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हर जगह हम नाम पूरा कैल्शियम स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म है एटम्स के। देखिए, इनका नाम कैसे पड़ा ये डिपेंड करता है कि वो जो फर्स्ट लेटर है वो या तो जिस जगह पाए गए हैं उसके बेस पे रखा गया है, या फिर उनको इंग्लिश, ग्रीक या लैटिन वर्ड में कुछ कहते हैं जिसके बेस पे उसका नाम रखा गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम, तो सोडियम को हम लोग नेट्रियम कहते हैं, इसलिए Na से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, पोटेशियम को K। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे प्रेजेंट हैं, 117 प्रेजेंट हैं, जिनके अपने केमिकल एक सिंबल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, उसको ही लिखते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल्स में होगा, बट जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, उसको हम किसमें हमेशा लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके और भी याद करने हैं। एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe, जिंक का Zn। इस तरह से इसके सिंबॉलिक फॉर्म एटम्स के होते हैं। एटम्स और सिंबल्स के बाद अब हम आते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, जो भी एटम प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। तो किसी एटम का जो मास होता है वो मिलके बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। ज़रूरी नहीं है कि हर एटम के पास न्यूट्रॉन्स हों ही, लेकिन अगर होते हैं तो हम उसको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो भी नंबर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। हमेशा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। अब जैसे आप हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो उसका एटॉमिक मास हो जाता है 1।
ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास को समझते हैं कि मास क्या है। डिफाइन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हम लोग मार्केट में जब भी वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो हम लोगों की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं 1 डज़न, तो हमको कितनी वो चीज़ मिलती है, 12। 1 डज़न अगर बनाना ले रहे हैं हम तो हमको 12 मिलेंगे, ठीक है। हाफ डज़न 6 मिलेंगे। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी तरह से एटॉमिक मास के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट दूसरे एटम का निकालने के लिए जब लेते हैं तो हम लेते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जब मैं बोल रही हूँ तो कार्बन का एक आइसोटोप है जो कार्बन 12 है। कार्बन हमारे यहाँ चारों तरफ तीन आइसोटोप्स में है, कार्बन 12, 13, 14। बट जो कार्बन 12 है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे ज़्यादा मात्रा में अराउंड 99.7% पाया जाने वाला जो आइसोटोप है वो कार्बन 12 है। इसलिए हम कार्बन 12 से उसको मेजर करते हैं एटॉमिक मास को। तो किसी भी अगर आप एटम का एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ उस एटम का डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। ऐसे ही उसके इक्वल ही हमेशा आता है, ऐसा रिसर्चर्स ने आफ्टर 1967 ऑब्जर्व किया। तो इसको हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। पहले ऑक्सीजन 16 को लिया जाता था, लेकिन आफ्टर 1961 स्टडीज़ के बाद कार्बन 12 ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करने वाला हुआ। इसलिए जितने भी मासेस निकाले जाते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, एटम्स के, कार्बन 12 के। अगर कहीं कहीं आपको रिलेटिव मास करके, रिलेटिव एटॉमिक मास करके कोई टर्म मिलती है तो दैट इज़ कि विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 के उस एटम का निकाला जा रहा है, इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे हैं। एटॉमिक मास की यूनिट AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम कार्बन 12 को ही क्यों ले रहे हैं एटॉमिक मास के स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में, तो सबसे पहले क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, मोस्ट अबंडेंट है। इसके अलावा हम कार्बन 12 ही इसलिए ले रहे हैं, 13, 14 या दूसरा कोई एटम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कार्बन 12 है तो इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन से ही एटॉमिक मास निकलता है। तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम 1/12 करते हैं तो 12 कार्बन 12 का निकालेंगे 1 उसका, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 होगा, तो उसका कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी एटम में एटलीस्ट एटॉमिक मास जब निकालेंगे तो एटलीस्ट 1 प्रोटॉन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, या उसका एटॉमिक मास मिनिमम 1 होगा, इससे कम हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग 1/12 लेते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास 1 होगा, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसीलिए हम लोग ने C12 को ही लिया, क्योंकि जब हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो स्मॉलेस्ट जो हमको ऑब्टेन होगा वो 1 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग ने C12 को एक स्टैंडर्ड आइसोटोप के रूप में लिया, जो एटॉमिक मास निकालने की एक स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम समझेंगे कि हम मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल में समझने के लिए क्या क्या है। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल होता क्या है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल पहले भी ले चुके हैं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम एटम से ही मॉलिक्यूल बने। अगर मैं सेम बोल रही हूँ इसका मतलब है जैसे हाइड्रोजन H2, तो उसमें 2 हाइड्रोजन के सेम एटम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब हम ले रहे हैं तो उसमें दोनों एटम्स अलग अलग हैं। एक्चुअल में 3 हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स एंड कार्बन का 1 एटम। बट ये तीनों सिमिलर नहीं है, अलग हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल बनाएगा।
तो ज़रूरी नहीं है कि सेम एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनाए, दो या दो से ज़्यादा सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं एटम्स, बट वो जब कंबाइंड होंगे किसी पर्टिकुलर बॉन्ड से तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। हमेशा ये रिएक्शंस ऐसे ही नहीं जुड़ जाते हैं, इनके बीच कोई बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, वॉन्डर वॉल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा है। ठीक है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है। अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो वॉन्डर वॉल फोर्स होता है उनके बीच में, जिसके बेस पे वो बने होते हैं। अब आपने ये तो हो गया आपके इन गैसेस का डिस्क्रिप्शन। अगर आप ओजोन का लेते हैं, जब ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है, जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलते हैं यानी कि O3 तो वही ओजोन गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब मॉलिक्यूल्स में एक टर्म आती है एटोमिसिटी। ठीक है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो एटम कैसा है ना। जैसे अगर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो डायएटमिक कहलाएगा, 3 है तो ट्राइएटमिक होगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम 2 एटमिसिटी हो। नॉन मेटल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं या मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आर्गन हुआ है ना, तो ये हमारे मोनो एटमिक होते हैं। आर्गन एक मॉलिक्यूल भी है और उसकी एटमिसिटी 1 होती है। ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो डायएटमिक होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के जितने एटम का नंबर प्रेजेंट होगा वो उसकी एटोमिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओजोन में 3 तो वो ट्राइएटमिक हो गया। इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी भी डिफाइन हो जाती है। जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है, सल्फर S8 होते हैं। सल्फर में सल्फर के 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉली एटोमिक बोलते हैं। फॉस्फोरस P4 में प्रेजेंट होता है। जिस भी फॉर्म में वो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है उसके बेस पे हम उसका लिखते हैं। जैसे फॉस्फोरस है तो वो P4 में पाया जाएगा। ऐसा कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये इसी स्टेट में ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे आप P5 भी होता है लेकिन P4 ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा वो हमें कैसे स्टेट में मिलेगा, 4 एटम वाले में। तो P4 फॉस्फोरस को हम टेट्रा एटोमिक बोलेंगे, सल्फर को पॉली एटोमिक बोलेंगे। तो एटोमिसिटी के बेस पे हम बताते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट है और ये उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट होते हैं तो उनको भी मेंशन कर सकते हैं।